स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टिए। देखे तो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टिए, ये सेम मतलब इसका मीनिंग सेम है, एक ही बैक्टीरिया है। और ये क्या कराती है? इन्फेक्शन इन न्यूनेट विच कैन कॉज मेनिंजाइटिस, ये मेनिंजाइटिस कराती है। फिर इसके बाद लिखे इन्फेंट। इन्फेंट से मुराद ये है कि 1 साल तक जो बच्चे होते हैं उसमें क्या है? इन्फेंट, दैट इज हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। इसमें क्या है? हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। So Haemophilus influenza is a bacteria which can cause meningitis in infant. infant के अंदर होता है। नेक्स्ट देखे एडोलेसेंस। एडोलेसेंस के अंदर मतलब ये है कि अराउंड 14 to 16 ईयर है, ये एडोलेसेंस में आता है। इसमें जो मोस्ट कॉमन काज है दैट इज नाइसीरिया मेनिंजिटाइडिस। नाइसीरिया मेनिंजिटाइडिस, दिस अगेन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये मेनिंजाइटिस कराती है एडोलेसेंस के अंदर। फिर इसके बाद द नेक्स्ट इज एडल्ट्स। एडल्ट्स ऑनवर्ड अप टू द डेथ। ठीक है, एडल्ट मीन आफ्टर द एज ऑफ 18 चले कि इसमें 40, 50, 60 जो भी एजेस आती है। इसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो देख एग्जाम में जो यूजुअल आता है ना एमसीक्यू क्वेश्चन, या तो बिल्कुल अर्ली एज में या लेट एज में। तो अगर आ जाए द मोस्ट कॉमन काज ऑफ मेनिंजाइटिस इन न्यूनेट दैट इज ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई या स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टिए। अगर ये ना जाए तो ओल्डर एज के अंदर मोस्ट कॉमन काज इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। So these are the causes of meningitis regarding bacterial infection depending upon the ages. तो ages के हिसाब से ये कॉमन बैक्टीरिया याद रखने हैं, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, इसके बाद देखिए सेकंड नंबर वायरल इन्फेक्शन। के वायरसेस भी है जो मेनिंजाइटिस करा सकती है। बैक्टीरिया के बाद द नेक्स्ट कॉज इज वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन, तो वायरल इन्फेक्शन के अंदर नंबर 1 एंटीरोवायरस, एंटीरोवायरस एंड herpes simplex virus, herpes simplex virus which is HSV for short। herpes simplex virus की दो टाइप्स है, HSV1 and HSV2। लेकिन if the examiner say which one is specific, answer is HSV1, herpes simplex virus 1, क्योंकि जो 2 है it can cause genital infection, वो genital infection कराती है। तो HSV1। इसके बाद लिखे फंगल इन्फेक्शन। फंजाई कैन आल्सो काज मेनिंजाइटिस, फंगल इन्फेक्शन। लेकिन इन दोज पीपल फंगल इन्फेक्शन इज सीन और इम्यूनिटी इज ऑलरेडी वेरी पुअर, वीक होती है। लेकिन द फंगस विच कैन काज इन्फेक्शन इन इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट दैट इज कॉल्ड क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मिन, न्यूफॉर्मिन, हिस्टोप्लाज्मा। एंड द थर्ड वन इज कुकिडियोमाइकोसिस। ठीक है, लेकिन ये हम फिर आगे माइक्रो के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन लीडिंग काज क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मिन है कि रिगार्डिंग फंगल इन्फेक्शन अगर मेनिंजाइटिस होती है तो 60 to 70% चांसेस क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मिन। ठीक है जी, तो जब मेनिंजाइटिस केस आ जाए मेनिंजाइटिस, तो बीइंग अ डॉक्टर वी शुड नो इट मे बी बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन नेचर, ये तीन हो सकती है। लेकिन 90% इन और पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट कॉमन इज ड्यू टू बैक्टीरिया। ठीक है, यहाँ पे लेके 90% जो मेनिंजाइटिस की केस है ये किस वजह से होती है? बैक्टीरियल होती है। फिर इसके बाद 5 to 7% ये वायरल है और 2 to 3% किस वजह से होती है? फंगल की वजह से होती है। ठीक है जी, लेकिन मेनिंजाइटिस की जो लीडिंग काजेज है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है। और रिगार्डिंग द एजेस यू पीपल शुड नो द नेम ऑफ बैक्टीरिया। अगर मेनिंजाइटिस हो जाए तो व्हाट विल बी द क्लिनिकल फीचर्स? लेकिन व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर, हाउ द पेशेंट प्रेजेंटेड टू द क्लिनिक? नंबर 1, पेशेंट को जनाब फीवर होता है। क्या होता है? फीवर। अगर लो ग्रेड फीवर है दैट इज वायरल, अगर हाई ग्रेड फीवर है तो बैक्टीरियल है। क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर फीवर इंटेंसिटी ज्यादा होती है, तो उसमें 102 103 टेम्परेचर होता है, तो ये हाई ग्रेड फीवर है। अगर 100 या 101 तक है तो ये क्या है? लो ग्रेड है।
लो ग्रेड फीवर इज ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन, लेकिन हाई ग्रेड फीवर इज ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मोस्ट कॉमन काज कौन सी है? बैक्टीरियल है, जहाँ पे हाई ग्रेड फीवर होता है। ठीक है, यूजुअली हाई ग्रेड फीवर होता है मेनिंजाइटिस के अंदर। नेक्स्ट इज देयर इज नोजिया एंड वोमिटिंग, नोजिया एंड वोमिटिंग। ठीक है, नोजिया एंड वोमिटिंग। मेनिंजिस में पेन रिसेप्टर है कि नहीं? उस पेन रिसेप्टर इरिटेशन की वजह से द पेशेंट विल फील हेडेक, उसको क्या होता है? हेडेक होता है। तो हेडेक मीन पेन इन द हेड। ठीक है, हेडेक होता है। ठीक है, लेकिन अगर माइल्ड हेडेक है दैट इज वायरल, अगर इंटेंस हेडेक है दैट शुड बी बैक्टीरियल। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर हेडेक की इंटेंसिटी क्या होती है? वो ज्यादा होती है। तो हेडेक। फोर्थ नंबर नोजिया एंड वोमिटिंग। नोजिया, ओके। फोर्थ नंबर इज फोटोफोबिया। ठीक है, द पेशेंट कैन नॉट एबल टू सी द लाइट प्रॉपरली। इसमें फोटोफोबिया होता है, पेशेंट लाइट को नहीं देख सकता, इसको कहते हैं इंटॉलरेंस टू द लाइट। द पेशेंट विल हेट टू सी द लाइट, मतलब वो लाइट को देखना पसंद ही नहीं करता। मेनिंजाइटिस के जितने पेशेंट होते हैं दे वांट टू स्टे इन अ डार्कर रूम, वो चाहते हैं कि हम किसी डार्क रूम में जाकर अकेले में बैठ जाए, उसको आप लाइट ऑन कर दें तो उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता है, मतलब वो लाइट को हेट करता है, वो कहता है कि मुझे लाइट को नहीं देखना। इस वजह से क्योंकि इतना पेन होता है, हेडेक होता है, कि वो चाहता है कि मैं किसी जाकर अलोनली किसी डार्क रूम में स्टे कर सकूं। दैट इज कॉल्ड फोटोफोबिया। नेक्स्ट देखें, नेक स्टिफनेस। इसमें क्या होता है? नेक स्टिफनेस व्हिच इज आल्सो नोन एज नेक रिजिडिटी। तो क्या कहते हैं? नेक रिजिडिटी। और इफ अ पेशेंट डेवलप नेक स्टिफनेस इन मेनिंजाइटिस, दिस कंडीशन इज कॉल्ड मेनिंजिस्मस। इसको क्या कहते हैं? मेनिंजिस्मस। तो ये पॉइंट याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यू वर्ड है आप लोग के लिए। मेनिंजिस्मस इज अ साइन ऑफ मेनिंजाइटिस। क्लियर है? तो मेनिंजिस्मस और मेनिंजाइटिस एक चीज के डिफरेंट है, डिफरेंट है। मेनिंजाइटिस कंडीशन है, इन्फेक्शन है, जिसके अंदर जो साइन होता है उसका नाम क्या है? मेनिंजिस्मस है। मेनिंजिस मीन नेक स्टिफनेस, और मेनिंजाइटिस के अंदर नेक के अंदर, मेनिंजाइटिस में नेक के अंदर एक मसल की स्टिफनेस होती है, दैट इज स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल। उसका नाम क्या है? स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल। वो जो मसल है उसके जरिए हम लेफ्ट राइट देखते हैं, अगर वो स्टिफ हो जाए, रेजिड हो जाए, तो पूरी नेक की क्या हो जाती है? रिजिडिटी हो जाती है, स्टिफनेस हो जाती है। तो ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल, अ पेशेंट ऑफ मेनिंजाइटिस डेवलप नेक रिजिडिटी। क्लियर है? देखें यहाँ पे जो चेस्ट बोन है दैट इज कॉल्ड ऑफ स्टर्नम, दैट इज कॉल्ड स्टर्नम। इसके साथ क्लेविकल है कि नहीं? इसके साथ साइड पे देखें, अगर यहाँ पे दिस कॉल्ड स्टर्नम, ये क्या है? स्टर्नम। इस स्टर्नम के दोनों अतराफ ये कौन से बोन है? ये क्लेविकल है, दे आर कॉल्ड ऑफ क्लेविकल। इस क्लेविकल के ऊपर कॉलर आते हैं, इसको कॉलर बोन ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। और यहाँ पे बिल्कुल आरिकल ऑफ द ईयर के पीछे यहाँ पे एक बोन है कि नहीं? दैट इज कॉल्ड मास्टोइड बोन। इसको क्या कहते हैं? मास्टोइड। इस मास्टोइड से ये मसल आया है नीचे, किसके साथ अटैच हुआ है? क्लेविकल। और क्लेविकल के साथ किसको अटैच है? स्टर्नम। तो ऐसा मसल जो स्टर्नम को अटैचमेंट दे दे, क्लियर है, फिर किसको दे दे? तो स्टर्नोक्लीडो, और आखिर में जाकर किस पे एंड हो जाए? मास्टोइड। तो स्टर्नोक्लीडो मास्टोइड मसल। क्लियर है? अब स्टर्नोक्लीडो, ये जो स्टर्नोक्लीडो मास्टोइड मसल है, इसके जरिए हम लेफ्ट और राइट देखते हैं। अगर ये स्टेप हो जाए तो फिर हम लेफ्ट राइट नहीं देख सकेंगे। दिस रिजिडिटी ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल इज कॉल्ड मेनिंजिस्मस। क्लियर है? ये मेनिंजिस्मस है। ओके, क्यों होती है? क्योंकि जो मेनिंजाइटिस के अंदर जो नर्व आती है, इसको कंट्रोल करने के लिए सिस्टम नर्व इरिटेट हो जाती है ऑन द वे, इन्फ्लेमेशन की वजह से, स्वेलिंग की वजह से वो रास्ते में इरिटेट होती है, तो पूरा मसल जो है वो रेजिड हो जाता है। ठीक है? तो हाँ जी, नहीं, क्योंकि पूरी बॉडी की जो मसल है उसकी कंट्रोलिंग किसी और के पास है। एवरी मसल इज नॉट कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल नर्व, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ नर्व, और हर नर्व की एग्जिट और एंट्री ब्रेन को क्या है? वो डिफरेंट है। क्लियर है? क्या? हाँ हाँ, लाइक नहीं हो सकती, क्योंकि दो नर्व आर गोइंग इन द एंटीरियर क्रेनियल फोसा, हमने पढ़े थे न्यूरो एनाटॉमी के अंदर। एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, वो फोरामिन रूटेंडम, फोरामिन लेसरम, ये याद है कि नहीं? आपने न्यूरो एनाटॉमी पढ़ी है?
नहीं पढ़ी है। जब वो आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे यू विल बी क्लियर योरसेल्फ कि वो क्यों नहीं होती, ये क्यों होता है, ठीक है। वो वहाँ पे है क्योंकि इसके अंदर अपने अपने होल है और रास्ते एग्जिट और इन है अलग अलग, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेपनेस होता है देयर विल बी मेनिंजिसमस। तो देखिए अ पेशेंट हु इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी विद अ सडन ऑनसेट फीवर, हाई ग्रेड फीवर, nausea, vomiting, headache, photophobia, end of next stepness. Think about may the patient has of meningitis. हम ये सोचते हैं कि शायद पेशेंट में क्या हो, meningitis हो। तो how you will diagnose? तो देखिए investigation, हम इसको कैसे डायग्नोज करेंगे, what you will be the investigation criteria, कि इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या है। इन्वेस्टिगेशन नंबर फर्स्ट टेम्परेचर मेजर्ड, हम पहले टेम्परेचर मेजर्ड करते हैं, दैट विल बी हाई, ठीक है। पेशेंट आता है, हम थर्मामीटर रखते हैं, ओरल टेम्परेचर लेते हैं, दैट विल बी हाई। वो डिपेंड करते फिर हाई ग्रेड फीवर है या लो ग्रेड फीवर है। डायरेक्ट फिर बताते सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, तो उसमें डब्ल्यूबीसी का लेवल क्या होगा, ज्यादा। अगर न्यूट्रोफिल है तो बैक्टीरियल है, यूसिनोफिल है, पैरासिटिक है, लिम्फोसाइट है तो वायरल है। लेकिन हम कंफर्म तब करेंगे जब हम लंबर पंक्चर करेंगे, ये नाम सुना है कि नहीं। सो द बेस्ट एंड कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर मेनिंजाइटिस इज लंबर पंक्चर, ठीक है, दैट इज लंबर पंक्चर, इसको एलपी कहते हैं, ठीक है, दैट इज लंबर पंक्चर। इसके बारे में कौन जानता है, व्हाट इज लंबर पंक्चर, एक मिनट, हाँ बताएं। Okay, according to him, it is a procedure that we will insert a needle in the lumbar region and we will take CSF from that. और उस CSF को फिर लेबोरेटरी भिजवाएंगे to see the infection, which type of infection is there, ऐसा ही है कि नहीं। Next, हाँ जी, और एडिशन करना चाहता है कोई बंदा लंबर पंक्चर में। Okay, लिखे a procedure in which CSF is drawn by using lumbar needle from lumbar region between L4 and L5, किस वर्टेब्रा के दरमियान से, L4 and L5, while the patient is sitting position or lateral position, ठीक है। इन दोनों में हम लंबार पंक्चर करते हैं, या तो पेशेंट बैठेगा या वो लेफ्ट लेटरल पोजीशन लेगा। इन दोनों के अंदर जो L4 L5 का एरिया है वो प्रोमिनेंट हो जाता है। वहां पे हम फिर क्या करते हैं, लंबार नीडल को पंक्चर करके सब अराक्नाइड स्पेस से क्या निकालते हैं, CSF निकालते हैं, और वो CSF फिर लेबोरेटरी भिजवाते हैं ताकि उसके अंदर इन्फेक्शन को देख सके, इन्फेक्शन किसने कराई है और यह इन्फेक्शन है भी कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेनिंजाइटिस को कंफर्म करने के लिए जो प्रोसीजर की जाती है दैट इज कॉल्ड लंबार पंक्चर। देखिए हम ऐसा करते हैं, पेशेंट को एक्सपोज करते हैं, पेशेंट को बैठाते हैं, फिर उसको कहते हैं कि थोड़ा सा आगे बेंड हो जाए, वो इस तरह बैठेगा और आगे की तरफ बेंड करेगा तो ये वाली जो पार्ट है वो एक्सपोज हो जाएगी कि नहीं, ये एरिया एक्सपोज हो जाएगा। सबसे पहले वहां पे एंटीसेप्टिक लगाएंगे, पायोडीन वगैरह से साफ करेंगे ताकि लोकल कोई जर्म्स वगैरह हो वो खत्म हो जाए। फिर नियर टू L4 L5 जो वर्टेब्रा है वहां पे हम लोकल एनेस्थेटिक लगाते हैं, ठीक है, जाइलोकेन वगैरह, मतलब लिग्नोकेन इंजेक्शन देते हैं ताकि उसमें लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट ले आए। फिर लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट के बाद हम L4 L5 को काउंट करते हैं और वहां पे लंबा नीडल को इंसर्ट करते हैं। तो इस तरह अगर हम नीडल को इंसर्ट करेंगे तो आपको रेजिस्टेंस मिलेगी, इस तरह थोड़ा सा रेजिस्टेंस फील
विल बिकम फ्री। फ्री होने के बाद इसका मतलब कि आप कहाँ पे पहुंच गए, सब अरेक्नोइड स्पेस। और उस नीडल के साथ एक प्लेंजर होता है, अगर वो प्लेंजर आप लोग निकाले तो वहां से फिर फ्लूइड लाइक फिर ड्रॉप्स आना शुरू हो जाती है। तो वो क्लियरलेस वाटर जो फ्लूइड आना शुरू हो जाती है, दैट शुड बी CSF, वो CSF है। फिर हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब होता है, वो सामने हमने नीचे रखा होता है और उसके अंदर वो ड्रॉप्स कलेक्ट कर देते हैं। 3 से 4 ड्रॉप जब आ जाए फिर उसको हम बंद करते हैं और नीडल को वापस रिमूव कर देते हैं। और वहां पे जनाब कोई फॉर एग्जांपल फिर एंटीसेप्टिक लगाकर पट्टी लगाते और 3-4 दिन तक पेशेंट कहते हैं कि इसका केयर करना है, इसको फिर मतलब गीला होने से बचाना है, वाटर से बचाना है, ताकि उसके ऊपर इन्फेक्शन ना हो जाए। अगर आप ऐसा नीडल यूज करें जिसका डायमीटर क्या हो, ज्यादा हो, तो जब आप उसको निकालेंगे तो वहां पे होल रह सकता है कि नहीं, और उस होल से अगर आप फिर बैठेंगे तो फिर पूरी बॉडी का वेट यहाँ पे जाएगी, तो जोर की वजह से वहां से आहिस्ता आहिस्ता क्या लीक करेगी, CSF। तो आप तो फिर बाद में CSF लीक की वजह से भी हेडेक का सामना हो सकता है। इसलिए जब वो हम रिमूव करते नीडल तो पेशेंट को बताते हैं कि 4 से 5 मिनट उस पोजीशन में ही रहे, और फिर वहां पे जब हम उसकी कोई पट्टी वगैरह लगाते उसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटाते हैं ताकि उसका जो CSF है वो नीचे ना जाए। क्लियर है? तो ये लंबार पंक्चर। अब आपने लंबार पंक्चर की है, CSF निकाला है, अब उसकी इंटरप्रिटेशन कैसी करनी है, इसमें इन्फेक्शन कौन सी है, तो उसका फिर अलग टॉपिक। इसके बाद आप लोगों ने लिखना है कि व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ CSF। ठीक है, CSF तो निकाला है लेकिन इंटरप्रिटेशन क्या है, लेबोरेटरी से ना CSF। ओके, ये मेम्ब्रेन है और कैसे बताएगा मेनिंजाइटिस के ये CSF। अब इधर देखें, फॉर एग्जांपल दिस इज द ब्रेन। अब आपको समझ, दिस इज द ब्रेन, ब्रेन के साथ जो बिल्कुल टच लेयर है दैट इज कॉल्ड पाया मैटर। ऐसा है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड पाया मैटर। फिर ब्रेन के बाहर जो इससे बाहर दैट इज कॉल्ड अरेक्नोइड मैटर। इसके बाहर क्या है, ड्यूरा मैटर। कहाँ में, दिस कॉल्ड ड्यूरा। फिर इसके ऊपर स्कल बोन है, व्हाट इज दिस, स्कल। ये कौन सा मेनिंजी है, ड्यूरा मैटर। ये क्या है, अरेक्नोइड, और ये पाया मैटर है। अब ये जो स्पेस है ये ड्यूरा के नीचे है, ड्यूरा के नीचे है, जिस कॉल्ड सब ड्यूरल। इसको क्या कहते हैं, सब ड्यूरल। ये स्पेस क्या है, सब अरेक्नोइड। और इस सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर क्या होता है, CSF होता है। अब इन तीनों को मेनिंजिस कहते हैं, जिसमें ये वाला लेयर इन्वॉल्व होगा कि नहीं, ये वाला भी होगा और ये वाला। जब इसका इन्फेक्शन होगा तो जो भी बैक्टीरिया है इस लेयर के साथ किसके साथ मीट करेगी, CSF। इसलिए CSF से हमें पता चलता है कि मेनिंजिस में इन्फ्लेमेशन है कि नहीं, इन्फेक्शन है कि नहीं। इसका मतलब ये जो CSF है ये तो मेनिंजिस के अंदर से फ्लो करती है ना। तो व्हेनेवर देयर इज एनी इन्फेक्शन इन द मेनिंजिस दैट विल बी डायरेक्टली टोटली गोस टुवर्ड द CSF। इसलिए लंबार पंक्चर के बाद CSF से पता चलता है कि मेनिंजाइटिस है कि नहीं है, अगर है तो किस टाइप की है। तो लेके इंटरप्रिटेशन ऑफ CSF, इंटरप्रिटेशन ऑफ CSF, हाउ यू विल इंटरप्रेट द केस। ये इंटरप्रिटेशन क्या है। अब सबसे पहले देखें, हम लंबार पंक्चर करेंगे, लंबार पंक्चर। देखिए, अब दो लंबार पंक्चर के बाद लेबोरेटरी वाले 2 बातें बता सकते हैं। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ये क्लिनिकली काम आता है। लेबोरेटरी वाले तो या ये कह सकते हैं जो लंबार पंक्चर हमने की है इसमें मेनिंजाइटिस की कोई क्लू नहीं है, नो मेनिंजाइटिस। क्लियर है, तो वो बिल्कुल खत्म कर देते हैं। कभी कभार हम सस्पेक्ट करते हैं कि मे बी मेनिंजाइटिस हो, लेकिन CSF में मेनिंजाइटिस का कोई क्लू नहीं है, तो नो मेनिंजाइटिस, बस फिनिश बात। लेकिन अगर वो बताए कि हाँ फॉर एग्जांपल सस्पेक्टेड मेनिंजाइटिस, मतलब मेनिंजाइटिस सस्पेक्टेड है, इसमें मेनिंजाइटिस सस्पेक्टेड, इसको प्रोसीड करेंगे। क्लियर है। अब सस्पेक्टेड कैसे है कि लेबोरेटरी वाले कहेंगे कि फॉर एग्जांपल देयर इज ल्यूकोसाइटोसिस। क्या हुआ है, ल्यूकोसाइटोसिस। इस CSF के अंदर WBC का लेवल क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, और WBC का लेवल बढ़ना इज अ साइन ऑफ इन्फेक्शन। ये क्या बताती है, इन्फेक्शन। तो ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब क्या है, इन्फेक्शन है कि नहीं है, इन्फेक्शन है। तो अगर लेबोरेटरी वाले ये कहे कि जो लंबार पंक्चर में CSF हमने निकाला है इसमें किसका लेवल बढ़ गया है, WBC, दैट इज कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस। फिर आप लोगों ने नेक्स्ट ये देखना है कि कौन सी WBC का लेवल बढ़ी है।
आया न्यूट्रोफिल का लेवल बड़ा है, न्यूट्रोफिल या लिम्फोसाइट? क्या चेक करेंगे? लिम्फोसाइट। ये चार्ट समझ आ रही है क्या नहीं? तो न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट बोथ आर WBC। पहले तो WBC का लेवल बढ़ चुका है, फिर विच टाइप ऑफ WBC इज रेज, न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट। अगर न्यूट्रोफिल का लेवल क्या है? इंक्रीज है, बहुत ज्यादा है, दैट इज अ क्लियर कट केस ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। ये किसकी केस है? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है। बात समझ गए कि नहीं? दैट इज बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन याद रखें कि न्यूट्रोफिल लेवल बढ़ने के साथ साथ CSF में उतने ही अमाउंट में किसका लेवल कम होगा? ग्लूकोज। नॉर्मली ग्लूकोज प्रेजेंट इन CSF, ग्लूकोज इज अ कंपोजिशन ऑफ CSF। अगर अभी भी विदाउट मेनिंजाइटिस नॉर्मल CSF हम ड्रा करें तो उसके अंदर कुछ न कुछ क्या पाया जाएगा? ग्लूकोज। हम कह सकते हैं कि CSF इज मेड अप ऑफ सोडियम, CSF is made up of other electrolytes as well as glucose. तो glucose is the essential component of CSF. लेकिन CSF में जो नॉर्मल ग्लूकोज है उससे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वजह क्या है? वजह यह है कि whenever there is infection caused by bacteria, bacteria want to consume glucose। याद रखें, बैक्टीरिया को सरवाइव करने के लिए किस पे गुजारा करना पड़ता है? ग्लूकोज पे। तो जब भी इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो तो वहां पे ग्लूकोज कंजम्पशन ज्यादा होगी, तो नॉर्मल ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब जिस बंदे में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ के चांसेस क्या होंगे? ज्यादा होंगे। इसलिए डायबिटिक पेशेंट के अंदर रिकरेंट इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। वजह यह है। क्लियर है कि नहीं? दूसरी बात, डायबिटिक पेशेंट में अगर कोई कट लग जाए तो वो जल्दी ठीक होते हैं कि लेट? वो लेट ठीक होते हैं, क्योंकि उसमें बार बार रिकरेंट क्या होते हैं? इन्फेक्शन होते हैं, क्योंकि उन लोगों में ग्लूकोज लेवल क्या होता है? ज्यादा, और वहां पे बार बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। और जब इन्फेक्शन बार बार एक जख्म को खाई जाए तो उस जख्म को ठीक होने में ज्यादा टाइम लगेगा। क्लियर है कि नहीं? नाउ क्वेश्चन ये है, ये कॉमन क्वेश्चन है, घर में कोई पूछता है क्या बाहर यार फलाना डायबिटिक है, उसमें जब कट लगे या हम में लगे, हमने कट लगने के बाद 2-3 दिन बाद ठीक हो जाता हो, वो लोग तो महीनों महीनों ठीक नहीं होते। वजह क्या है? वजह यह है कि उन लोग की डायबिटिक कंट्रोल बहुत पुअर है, उसकी ग्लूकोज ज्यादा है, और उस जख्म के ऊपर जितना ग्लूकोज ज्यादा होगा तो वहां पे बार बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, और जहां पे बार बार इन्फेक्शन होगा तो वुंड हीलिंग में क्या लगेगा? टाइम ज्यादा लगेगा। क्लियर है? तो जहां पे ग्लूकोज ज्यादा हो वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसलिए याद रखें कि अगर मेनिंजाइटिस है उसमें न्यूट्रोफिल ज्यादा है, ग्लूकोज कम हो गई है, इसका मतलब ये ग्लूकोज इसलिए कम हो चुकी है कि वो किसने यूज किए हैं? बैक्टीरिया ने। तो इंक्रीज न्यूट्रोफिल विद डिक्रीज ग्लूकोज इन CSF, दैट शुड बी बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। ठीक है जी, एक इंटरप्रिटेशन ये है। नेक्स्ट लिम्फोसाइट को चेक करते हैं। किसको चेक करते हैं? लिम्फोसाइट। अब अगर लिम्फोसाइट इंक्रीज है, देखिए मैं ये लाइन जो ड्रा कर रहा हूँ, इंक्रीज, फॉर एग्जांपल दो कंडीशन है। अगर लिम्फोसाइट LYMP स्टैंड फॉर लिम्फोसाइट, ये इंक्रीज है लेकिन नो चेंज इन ग्लूकोज, ग्लूकोज में चेंज हो नहीं है। बात समझ गए कि नहीं? या लिम्फोसाइट इंक्रीज है, लिम्फोसाइट, लेकिन ग्लूकोज क्या है? कम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पे ग्लूकोज क्या है? कम है। लिम्फोसाइट का मतलब ये है इसमें ज्यादा है कि कम, और इसमें, लेकिन आगे जो डिफरेंस है वो ग्लूकोज पे करते हैं कि ग्लूकोज को क्या हुआ है। अगर सिर्फ लिम्फोसाइट ज्यादा है और ग्लूकोज का कोई असर नहीं हुआ है, इसका मतलब दिस इज वायरल। ये क्या है? वायरल, क्योंकि वायरस डू नॉट कंज्यूम ग्लूकोज। वायरस को इन्फेक्शन कराने के लिए ग्लूकोज की जरूरत नहीं होती। तो ऐसा मेनिंजाइटिस जिसमें लिम्फोसाइटोसिस हो जाए, लिम्फोसाइट लेवल बढ़ जाए लेकिन ग्लूकोज का कोई इफेक्ट ना हो, दैट शुड बी वायरल मेनिंजाइटिस। यहाँ पे ग्लूकोज का कम होना ये क्या शो कर रहा है? नहीं, ये बैक्टीरियल शो करता है। देखिए ग्लूकोज का कम होना किसको शो करता है? बैक्टीरियल को शो करता है। अब यहाँ पे दो पॉइंट है कि ग्लूकोज कंजम्पशन इज बैक्टीरियल, लेकिन यहाँ पे कौन सी लेवल बढ़ गई है? लिम्फोसाइट। अब यहाँ पे दो डीडीज है, ग्लूकोज का कम करना ये बैक्टीरियल करता है, और कुछ फंजाई है कि वो भी ग्लूकोज को कंज्यूम कर सकती है। तो यहाँ पे कितनी डीडीज वो बन गई? 2 डीडीज बन गई। कितनी डीडीज? 2 डीडीज।
या तो ये बैक्टीरियल है या क्या है, फंगल है। लेकिन अब मसला यह है कि अगर ये बैक्टीरियल होता, टिपिकल बैक्टीरियल, तो फिर क्या चीज बढ़नी चाहिए थी, न्यूट्रोफिल। लेकिन ये क्या है, लिम्फोसाइट। तो ऐसी बैक्टीरिया है कि उसमें न्यूट्रोफिल की बजाय कौन सी चीज बढ़ जाती है, लिम्फोसाइट। लेकिन उसकी हॉलमार्क ये है कि उसमें ग्लूकोज क्या होगा, कम। दैट इज माइकोबैक्टीरियम। उसका नाम क्या है, माइको। मतलब ये एक्ट करती अदर देन बैक्टीरिया, मतलब अदर बैक्टीरिया जैसे एक्ट नहीं करती। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कौन सी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। दिस बैक्टीरिया प्राइमरीली कॉज टीबी। ये क्या कराती है, टीबी। लेकिन ये बैक्टीरिया अगर ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करे तो ये मेनिंजाइटिस भी करा सकती है। तो ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस उसको कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्यूबरकुलस। तो हम ये बता सकते हैं कि अ पेशेंट हु हैज टीबी इन द लंग, अगर इसको हम ठीक ना करें तो ये इन्फेक्शन ऊपर जाकर क्या करा सकती है, मेनिंजाइटिस। इफ टीबी पेशेंट डेवलप मेनिंजाइटिस दैट इज कॉल्ड ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। उसमें लिम्फोसाइट ही बढ़ेगी लेकिन साथ में क्या चीज कम होगी, ग्लूकोज। और अगर ये नहीं है तो फिर ये कौन सी इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन। लेकिन आप लोग कहोगे कि हमें कैसे पता चलेगा, अगर एक पेशेंट को पहले से टीबी है, चेस्ट का मसला है उसको, तो फिर ये मोस्ट लाइकली ट्यूबरकुलस है। अगर एक पेशेंट कैंसर का है या उसने रीनल ट्रांसप्लांट वगैरह की है, उसकी इम्यूनिटी पहले से क्या है, कमजोर, तो फिर ये मोस्ट लाइकली फंगल होता है। अगर ये भी ना जाए एग्जाम में तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करते बाय कल्चर। हम क्या करते, कल्चर जो सीएसएफ हमने ली है उसके अंदर कल्चर करते, आया ये बैक्टीरिया होगा या फंजाई होगी। लेकिन जब भी ग्लूकोज का लेवल क्या जाए, चाहे कोई भी डब्ल्यूबीसी हो, एटलीस्ट ये कौन सा चीज नहीं हो सकता, वायरल। क्योंकि वायरल इलनेस के लिए ग्लूकोज पे कंजम्पशन जरूरी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये याद रखना है। अब लेके ट्रीटमेंट, व्हाट इज द ट्रीटमेंट। अब मेनिंजाइटिस के अंदर सीएसएफ इंटरप्रेट कर गया, ठीक है। अब इसमें हमने ट्रीटमेंट करनी है कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी, इसकी ट्रीटमेंट क्या है। ये लिस्ट समझ गए कि नहीं, दिस कॉल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ सीएसएफ, ठीक है। इसके बाद लिखे व्हाट इज द ट्रीटमेंट। देखिए ट्रीटमेंट डिपेंड अपॉन हाजी द टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस, ये मेनिंजाइटिस किसने कराई है। तो अगर फॉर एग्जांपल हम सेफ्ट्राइक्सोन देंगे, क्या देंगे, सेफ्ट्राइक्सोन। तो सेफ्ट्राइक्सोन इज गिवन इफ वी सस्पेक्ट विच मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल। दिस इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। सेफालोस्पोरिन का थर्ड जनरेशन है, कौन सा है, थर्ड जनरेशन। और जो हमने निमोनिक मैंने शेयर की थी डांसर के नाम से, उसमें जो सी है दैट इज ऑफ सेफ्ट्राइक्सोन। ये रीनल फेलियर पेशेंट में सेफ है क्योंकि दिस ड्रग एक्सक्रीट आउट ऑफ द वाइट थ्रू बाइल। ये किसके जरिए जाएगा, बाइल के जरिए। तो इफ वी सस्पेक्ट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस तो हम क्या देंगे, सेफ्ट्राइक्सोन। लेकिन वी कैन गिव ए साइक्लोवीर, क्या दे सकते हैं, ए साइक्लोवीर। इफ वी सस्पेक्ट विच मेनिंजाइटिस, वायरल। तो ए साइक्लोवीर इज एन एंटीवायरल। ये क्या है, एंटीवायरल। ये गुड एंटीवायरल एजेंट है, ये बहुत से वायरसेस को इनहिबिट कर सकता है, स्पेशली हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस एंड एंटीरोवायरस। और जो लीडिंग काजेज है वायरल के अंदर वो भी एंटीरोवायरस एंड हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। नेक्स्ट देखें, द थर्ड इज एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी, दिस इज सिस्टेमिक एंटीफंगल। ये क्या है, सिस्टेमिक एंटीफंगल। इफ वी सस्पेक्ट विच मेनिंजाइटिस, फंगल मेनिंजाइटिस। तो फंगल मेनिंजाइटिस के लिए ड्रग ऑफ द चॉइस दैट इज कॉल्ड एम्फोटेरिसिन बी। लेकिन इसमें सिर्फ ये याद रखना है कि इसका जो साइड इफेक्ट है दैट इज नेफ्रोटॉक्सिसिटी। ये क्या करा सकती है, नेफ्रो। हम एंटीफंगल अलग पढ़ेंगे बट इट कैन कॉज नेफ्रोटॉक्सिसिटी। तो जिन लोगों को आप एम्फोटेरिसिन बी देंगे, पहले उससे रीनल फंक्शन का जरूर पूछे कि इसके गुर्दे ठीक है कि नहीं, उसका आरएफटी करे, रीनल फंक्शन टेस्ट करे। अगर उसमें क्रिएटिनिन लेवल ठीक है तो फिर हम ये स्टार्ट करा सकते हैं, अदरवाइज दिस ड्रग इटसेल्फ इज नेफ्रोटॉक्सिक, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर ये भी पूछता है कि अगर किसी ने फंगल इन्फेक्शन में उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी कि वीक होगी, और हमने एम्फोटेरिसिन बी देने के साथ साथ कोई और ड्रग भी क्या करना है, ऐड करना है ताकि इसका इफेक्ट क्या हो सके, ज्यादा। आंसर इज फ्लूसाइटोसिन। हम क्या साथ मिलाएंगे, फ्लूसाइटोसिन, ये भी हम पढ़ेंगे। तो एम्फोटेरिसिन बी शुड बी कंबाइंड विद फ्लूसाइटोसिन टू इंक्रीज द इफेक्ट अगेंस्ट फंगल इन्फेक्शन। क्लियर है। तो फ्लूसाइटोसिन भी एक क्या है, फंगल इन्फेक्शन है, और एम्फोटेरिसिन बी भी एक एंटी फंगल एजेंट है।
ये भी एंटी फंगल है, ये भी एंटी फंगल है। अब अगर इसको हम देंगे, अगर ये एक फंगस को किल करेगी तो इसके साथ ये फिर 5 को किल करेगी, तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा कि कम? ज्यादा होगा। और देखे फार्माकोलॉजी में कहते हैं कि 1 + 1 = 2, फार्माकोलॉजी कहती है कि 1 + 1 = 10। समझ गया क्या नहीं? फार्माकोलॉजी का मतलब यह है कि अगर एक ड्रग इफेक्ट एक कराए तो इसके साथ दूसरा ऐड होकर 2 की बजाय कितना टाइम बढ़ जाती है? 10 टाइम। दिस कंसेप्ट इन फार्माकोलॉजी इज कॉल्ड साइनर्जिस्टिक इफेक्ट। इसको क्या कहते हैं? साइनर्जिस्टिक इफेक्ट। और कुछ ड्रग ऐसी भी है कि उसका अकेला इफेक्ट कितना है? 1, लेकिन अगर इसको ऐड करें तो कितना आएगा? 2। इसको हम कहते हैं एडिटिव इफेक्ट। इसको क्या कहते हैं? एडिटिव। एडिटिव मीन ये दोनों बस सिर्फ क्या हो चुके हैं? ऐड हो चुके हैं। 1 + 2 = 2। ऐड का मतलब जमा, ये बस 1 + 1 से क्या आया है? 2। एडिटिव इफेक्ट। लेकिन ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें अकेला ड्रग, देखिए इसका मतलब ये है अकेला ड्रग अगर बैक्टीरियोस्टेटिक है, ये 1 जो है बैक्टीरियोस्टेटिक और ये भी अकेला क्या है? बैक्टीरियोस्टेटिक, लेकिन अगर दोनों को मिलाए तो बैक्टीरियोसाइडल हो जाएगा। अगर ये अकेला फंगोस्टेटिक है, फंगोस्टेटिक, लेकिन मिलकर फंगोसाइडल बन जाएगा, फंजाई को किल करेगा, तो इफेक्ट डबल हो गया कि नहीं? तो इसका मतलब अकेला अगर ये 1 इफ करता है, ये भी 1, लेकिन मिलकर 2 की वजह 10 टाइम बढ़ जाए, ऐसे इफेक्ट को हम साइनर्जिस्टिक। एग्जाम में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग शुड बी एडेड साइनर्जिस्टिकली with amphotericin B to increase the effect against fungi and meningitis? Answer is फ्लूसाइटोसिन। ठीक है ना? तो फ्लूसाइटोसिन हम एम्फोटेरिसिन बी के साथ इसलिए मिलाते हैं ताकि इसकी इफेक्ट को हम क्या कर सके? बढ़ा सके। 4th नंबर लिखे एंटीपायरेटिक। हम पैरासीटामोल देते हैं, कहते हैं पैरासीटामोल। पैरासीटामोल इसलिए देते हैं ताकि फीवर को क्या करे? कम कर सके। ये तो हमने कास को ट्रीट किया ना, सेफ्ट्राक्सोन, एसाइक्लोविर, एम्फोटेरिसिन बी, ये हमने कास के खिलाफ दिया है। जो सिम्टम है उसमें पेशेंट को फीवर है, तो एंटीपायरेटिक अगेंस्ट दी फीवर हम क्या स्टार्ट करेंगे? पैरासीटामोल। फिर इसके बाद नेक्स्ट इज हम पैरासीटामोल, ये तो पेन किलर, ये पेन किलर भी है, ये पेन किलर भी है, मतलब ये हेडेक वगैरह में भी काम कर सकता है और ये फीवर को भी कम कर सकता है। और नेक्स्ट देखे डोमेल, ये डोमेल डोमपेरिडोन है, ये एंटी इमेटिक है। ये क्या है? एंटी इमेटिक। इससे पेशेंट की जो वोमिटिंग की जो चांसेस है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो डोमेल सिरप का नाम है और इसका जो फार्मूला है दैट इज डोमपेरिडोन। इसको क्या कहते हैं? डोमपेरिडोन। तो डोमपेरिडोन यहाँ पे DOMPERI, डोमपेरिडोन, ठीक है, या डोमपेरिडोन के नाम से आता है, दैट इज एंटी इमेटिक। और डोमपेरिडोन की जो ब्रांड नेम है दैट इज डोमेल। ये हम इसलिए देते हैं ताकि वोमिटिंग चांसेस को क्या कर सके? कम कर सके। ठीक है, तो दिस व्हाट ऑल अबाउट दी मेनिंजिस एंड मेनिंजाइटिस। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। कल 9:15 पे इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।